ओके, सो टुडे वी लर्न अबाउट डे 6 एंड डे 7 जो कि लास्ट है। तो कमिंग अप विथ अ रिकैप, डे 1 हमने समझा व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिविल इंडस्ट्री में, कि हमारा एंड गोल ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज टू क्रिएट अ टेक्निकल एंड मैनेजरियल क्रॉस फंक्शनैलिटी कोलैबोरेशन, जहाँ पे टेक्निकल स्किल्स भी पता है और मैनेजरियल स्किल्स भी है। माल बनाना भी आता है और माल बेचना भी आता है, प्रोडक्ट बनाना भी आता है, प्रोडक्ट बेचना भी आता है, उस हिसाब से। सेकंड था हमारा सिलेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड बिजनेस के एंड गोल क्या है, बिजनेस गोल्स क्या है। ये प्रोजेक्ट कमर्शियल के लिए है, रेसिडेंशियल के लिए है, सेविंग्स के लिए है, या XYZ। थर्ड, प्लानिंग एंड एस्टिमेट कि प्रोजेक्ट कब तक बनेगा, कैसे डिलीवर होगा, कितना यूनिट्स कैसे होगा, स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन, टेक्निकल कंप्लीशन, नॉन टेक्निकल कंप्लीशन, लीगल कंप्लीशन, डिलीवरी, XYZ। फिर वन में टेक्निकल प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड बिजनेस गोल कि ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमको टेक्निकली क्या क्या लगेगा, कितना मैन मटेरियल मनी लेबर सब कुछ। सेकंड, कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन कि हर स्पेसिफिक चीज के लिए एस्टिमेशन कॉस्टिंग आज के हिसाब से अगले 2 साल या जो भी टाइम प्रोजेक्ट का डिलीवरेबल्स है उसमें क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करना है, जैसे कि लीगैलिटीज, टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, अदर फैक्टर्स, कैलेमिटीज, और सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करना है। ऐसे ही अंधाधुन कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनता है, एक्स ए टू जेड सारे कंपोनेंट्स को कवर करना है, सेफ गार्ड, ये सारी चीजें करना है। इसी के लिए तो प्रोजेक्ट मैनेजर रहता है, वरना तो हर गली में हर कोई बना सकता है, यार बिल्डिंग बनानी है कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ लेबर को लाओ और बना दो, हो जाता है, ऐसे नहीं होता। अभी डे 6 और डे 7 यहाँ पे हम ये समझेंगे टेक्निकल मैनेजमेंट एंड क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। एंड डे 7 में समझेंगे कि ये पूरी एक्सेल शीट जो हम बना रहे हैं डेटा एनालिसिस, उसके बेसिस पे हम डिसीजन कैसे बना सकते हैं। तो टेक्निकल मैनेजमेंट एंड क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहती है। जैसे कि कोई भी सेक्टर में आप ले लो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप एक शादी का फंक्शन सेट कर रहे हो, ठीक है। शादी का फंक्शन क्या होता है, उसमें अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, जैसे कि खाना बनाने वाले एक पूरे अलग लोग हैं, जो रसोई वाले लोग रहते हैं, जो बावर्ची हम कहते हैं, जो खाना बनाते हैं। खाना बनाने में भी 4 अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। एक इंसान होता है वो खाना बनाता है, एक इंसान होता है जो वेजिटेबल्स या मीट कटिंग करता है, एक होता है जो क्लीनिंग करता है, एक होता है जो हेल्पिंग का काम करता है। वैसे ही फिर बाद में ये तो हो गया फूड सेक्शन। एक होता है मंडप वाले लोग जो पूरा घर सजाते हैं वगैरह, मंडप सजाते हैं। एक होता है बाकी के डेकोरेटर्स वगैरह के अलावा, फिर बाद में एक रहते हैं जो सर्व करते हैं, वेटर्स वगैरह वगैरह। अभी ये सारे डिपार्टमेंट्स की नीड, रिक्वायरमेंट और वर्क अलग है। एक वेटर को आप खाना बनाने का काम नहीं बता सकते, एक मंडप वाले को आप वेटर का काम नहीं करवा सकते, एक शेफ को आप मंडप बनाने का काम नहीं करवा सकते, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज उसमें अलग रहती है। बट इन सब के साथ कोलैबोरेट करने के लिए वैसा एक माइंडसेट रहना जरूरी है, क्योंकि एक बावर्ची का जो माइंडसेट है वो एक वेटर का माइंडसेट नहीं रहेगा, एक वेटर का जो माइंडसेट है वो एक मंडप सजाने वाले का नहीं रहेगा, एक मंडप सजाने वाले का माइंडसेट वो क्या कहते हैं, गिफ्ट्स एंड इसका वाले का माइंडसेट नहीं रहेगा। तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर इन्वॉल्व रहता है कि किस डिपार्टमेंट से कैसे प्रोजेक्ट की डीलिंग करनी है और डिलीवरेबल्स लेके लेना है। तो यही हमको समझ आना चाहिए, कोलैबोरेशन विद आर्किटेक्ट, इंजीनियर एंड स्ट्रक्चरल डिजाइनर। अभी मुझे प्रोजेक्ट बनाना है। अभी प्रोजेक्ट का स्टेज क्या है, राइट फ्रॉम लैंड एक्विजिशन से लेके प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स। तो मुझे ये समझना जरूरी है, जब मैं लैंड एक्विजिशन कर रहा हूँ तो मुझे किन के साथ डील करना है। मुझे गवर्नमेंट के एजेंसीज के साथ डील करना है, जहाँ पे गवर्नमेंट के जो पांडु लोग रहते हैं, यानी बाबू लोग जिसे हम कहते हैं, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं, गवर्नमेंट अप्रूवल रहते हैं, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट अलग रहता है, स्ट्रक्चरल डिपार्टमेंट अलग रहता है, आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट रहता है। उनकी नीड क्या है, उनकी नेसेसिटी क्या है, उनको क्या डिलीवर करना है। अगर मैंने आर्किटेक्ट वाले को एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया, उसको कोई संबंध नहीं है उससे, उसको प्रोजेक्ट के डिजाइन से लेना देना है, किस तरीके से वो गवर्नमेंट लिमिट्स में है, उस एरिया के लिमिट्स में है या नहीं है, तो मुझे वो डिलीवरेबल्स करना है। तो मैं अपने प्रोजेक्ट को सबसे पहले डिफाइन करूंगा, स्टार्टिंग आई एम गोइंग टू डील विद दिस पीपल, जहां पे आ गए ये गवर्नमेंट के लोग, ये सारे लेबर, जो लैंड एक्विजिशन एंड डिजाइन डिपार्टमेंट, जैसे कि आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट, स्ट्रक्चरल डिपार्टमेंट, MEP यानी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग डिपार्टमेंट, अप्रूवल फीस वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। फिर मैं इधर डील कर रहा हूँ लैंड कॉस्ट यानी लैंड ओनर, जो कि कोई भी हो सकता है, एक बिजनेसमैन हो सकता है, एक फार्मर हो सकता है, वगैरह वगैरह, उस हिसाब से। तो मुझे उनके साथ जब डीलिंग करनी है तो उस हिसाब से क्या बताना है। एक फार्मर है तो उसके साथ उस हिसाब से डीलिंग करनी है, एक बिजनेसमैन है तो उस हिसाब से डीलिंग करनी है। अगर कोई एक फैमिली है जो जॉइंट फैमिली, उनका एक फैमिली बिजनेस, फैमिली लैंड है, तो उसमें कितने अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, उनके साथ कैसे डीलिंग करनी है।
सेकंड है मटेरियल कॉस्ट। तो अभी ये मटेरियल कॉस्ट में आई हैव टू डील विथ अ सप्लायर। ठीक है, अभी ये एक एक दुकान से तो मैं नहीं लाऊंगा, सीमेंट एक दुकान से, सैंड एक दुकान से, स्टील। तो मुझे ये समझना है कि ऐसा कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है जो ये सारा चीजें लेके आए, वरना सी इसमें डीआईवाई नहीं होता है। डीआईवाई का मतलब होता है डू इट योरसेल्फ। हाँ, मुझे सीमेंट सस्ता मिल रहा है कर्नाटक में, तो मैं सीमेंट सस्ता कर्नाटक से लाऊंगा डायरेक्टली वहां से जाके। सैंड मुझे सस्ता मिल रहा है गोवा में, तो मैं गोवा से लाऊंगा। मुझे पत्थर वगैरह सस्ता मिल रहा है झारखंड में, मैं वहां से लाऊंगा। स्टील में डायरेक्टली जमशेदपुर से लाऊंगा। नहीं, इससे हम प्रोजेक्ट में कॉस्ट कम नहीं कर रहे, इनफैक्ट बढ़ा रहे, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये सारी चीजें। सो हमें एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर जानना चाहिए जो इसमें ही डे टू डे डीलिंग कर रहा है, हमारे बजट में वो दे रहा है नहीं दे रहा है, उनके साथ टाइम डिलीवरी। कभी कभार क्या होता है, कोई सस्ते में काम करता है बट टाइम पे डिलीवर नहीं करता है। हमें कॉस्ट एंड टाइम दोनों को फैक्टर्स को कंसिडर करना है, वरना क्या फायदा कि अगर मान लो कोई 1 लाख रुपए फीस ले रहा है और कोई 60,000 रुपए फीस ले रहा है, बट 1 लाख वाला 1 साल में पूरा प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स कर रहा है और 60,000 वाला 3 साल लगा रहा है। तो 60,000 इंटू 3 साल मुझे उसको 1,80,000 देना है, तो देना ही है, प्लस बाकी के भी सारे पैरामीटर्स पे पैसा बढ़ रहा है। तो इसे कहते हैं टेक्निकल एंड क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन, जो हर डिपार्टमेंट के बारे में समझे, उनकी नीड। अभी जो मैं इंजीनियर्स के साथ डील कर रहा हूँ, वही सेम डीलिंग मुझे स्किल्ड लेबर्स के साथ या लेबर्स के साथ नहीं करनी है। जैसे कि एक इंजीनियर है, वो एक जॉब ओरिएंटेड पर्सन है, यानी उसको पता है कि मुझे मॉर्निंग 10 to 6 आना है और मुझे वो डिलीवर करना है। उसको मैं साइट पे नहीं बिठा सकता कि जाओ आप लेबर के साथ बैठो। उसके लिए एक प्रॉपर ऑफिस सेटअप करना जरूरी है, उसके लिए उस तरीके का माहौल सेटअप करना जरूरी है। वही सेम चीज में लेबर के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि लेबर को ऑन डेली बेसिस मुझे वेज देना है, भले धंधा हो या ना हो। इंजीनियर को मैं समझ सकता हूँ क्योंकि उसको मंथ के एंड में देना है, बट लेबर को उसी टाइम पे। तो पेमेंट डिलीवरी एकदम इमीडिएट रहना चाहिए, क्रेडिट डेबिट वो रहना चाहिए, लेजर मेंटेन रहना चाहिए, ये सारी चीजें। स्किल्ड लेबर, एक पैटर्न के स्किल्ड लेबर रहते हैं, उनको जब छुट्टी चाहिए वो तब छुट्टी, उनको कैसे मैनेज करना है। अभी हर चीज हम तो मैनेज नहीं कर सकते, तो स्किल्ड लेबर को मैनेज करने के लिए उन्हीं में का कोई तो एक लीडर रहेगा जो कि कॉन्ट्रैक्टर रहता है, उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ कैसी डीलिंग होनी है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। फिर जो आर्किटेक्ट है कंपनी का या जो इंजीनियर है, उनका माइंडसेट अलग रहता है और सेल्स एग्जीक्यूटिव का अलग रहता है। सेल्स एग्जीक्यूटिव को मुझे कब लाना है, प्रोजेक्ट के स्टार्ट से ही लाना है या प्रोजेक्ट के एंड में लाना है। क्योंकि अगर मैं प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ला रहा हूँ तो अननेसेसरी मैं उन पे ज्यादा पे कर रहा हूँ, और प्रोजेक्ट के एंड में अगर मैं इंजीनियर्स को रख रहा हूँ तो मैं अननेसेसरी, क्योंकि प्रोजेक्ट तो बन चुका, अभी इंजीनियर की जरूरत नहीं है, अभी मुझे सेल्स एग्जीक्यूटिव की जरूरत है। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है। अभी मुझे ये भी समझना है कि एरिया टू एरिया पर एग्जीक्यूटिव यानी प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या सैलरी है, कितना दिन लगेगा, यहाँ पे मैं डिसाइड करूंगा। जैसे कि मान लो अगर प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे पूरे प्रोजेक्ट के लिए, बट यहाँ पे मैंने कह दिया कि यार 400 दिन में मैं प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा हूँ, तो मुझे पता है यहाँ पे मेरे को 600 दिन लगेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर को उतना टाइम नहीं लगेगा, वही साइट सुपरवाइजर को 500 दिन लगेंगे। सॉरी, उतना ही लगेगा जितना टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर है। सेल्स इंजीनियर को मैं कह रहा हूँ कि 1.5 साल में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो लास्ट के 6 महीने में आएगा तो 180 दिन। वैसा ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी तब आएगा 200 दिन। फिर बाद में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो चलो और 250 दिन का पकड़ लो, तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट कम हो रहा है। जैसे 4,333 रुपीज था, अभी यहाँ पे वैसा ही कॉस्ट 4,333 से हो रहा है 4,326। एकदम मेजर चेंजेस नहीं होता, माइन्यूट चेंजेस होते, बट ओवरऑल हमको पर स्क्वायर फुट जैसे 56% था हमारा एवरेज रिटर्न, अभी थोड़े से ही बढ़ा है। कभी भी ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते, बट हमें ये समझना है कि कहाँ कहाँ पैसा बच सकता है उस हिसाब से। तो यही काम है एक टेक्निकल क्रॉस फंक्शनल। अभी जैसे मैं फाइनेंस लोन्स लेना है, तो मुझे ये पता रहना चाहिए कि बैंकर्स के साथ कैसे डील करना है, उन्हें कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट में मुझे लोन लेना जरूरी है, कब से मेरा लोन को किस स्टेजेस में लेना जरूरी है। एक साथ अगर मैंने लोन ले लिया पहले ही और मान लो फिर बाद में बेचने के लिए टाइम लग रहा है, बट लोन जिस दिन से ले रहा हूँ उस दिन से मुझे इंटरेस्ट भरना है, तो मैं मान लो अगर 40-40-20 स्टेज में ले रहा हूँ, पहले 40% लोन ले रहा हूँ, फिर 40%, फिर 20%, तो मुझे कोलैबोरेटिवली थोड़ा इंटरेस्ट कम लगेगा, साइड बाय साइड में वैसे दे सकता हूँ उस हिसाब को। उसे कहते हैं टेक्निकल क्रॉस कोलैबोरेशन। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को एंड गोल क्या है, आपको एक अच्छी बिल्डिंग बनाना है। तो बट वो लेबर को नहीं पता कि वो अच्छी बिल्डिंग कैसी होती है, उसको ये पता है कि मुझे ये स्टील में कंक्रीट डालना है। एक इंजीनियर को नहीं पता कि वो व्यू कैसे रहेगा क्या रहेगा, उसको पता है कि मुझे एक स्ट्रक्चरली सही बिल्डिंग बनानी है। एक लैंड वाले को नहीं उससे कोई लेना देना है कि ये बिल्डिंग 5 स्टार बिल्डिंग हो रही है, उसको पता है कि मुझे सही रेट मिलना चाहिए। एक
सेल्स इंजीनियर को नहीं पता कि इसमें मटेरियल क्या है क्या नहीं है, उसको इतना पता है कि मुझे सिर्फ माल बेचना है। बट ये सारी चीजें यानी एक डायरेक्टर के जैसा अप्रोच, जैसे एक डायरेक्टर को साउंड भी देखना है, एक्टिंग भी देखना है, म्यूजिक भी देखना है, सिनेमेटोग्राफी भी देखना है, मेकअप भी देखना है, लोकेशन भी देखना है, वैसे ही आपको टेक्निकल क्रॉस फंक्शनैलिटीज आनी चाहिए, तो उसके रिलेटेड का भी आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए। अभी डे 7 में मेन सबसे ज्यादा ये पूरी जो अभी हमने डे 1 to डे 6 चीजें सीखी है, उसको एक डमी डेटा इन द सेंस, डमी इन द सेंस प्रॉपर तरीके से, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे मेरे पुणे का एनआईबीएम के हिसाब से मैंने एक स्टैंडर्ड रेट लिखा, जो ग्रीन एरियाज है वहां पे मैं लिखूंगा। मुझे सिर्फ क्या करना है ऑन अ डेली बेसिस, जैसे कि मैंने डे 1 के दिन कुछ इस प्रोजेक्ट में नहीं, डे 2 के दिन मैंने लैंड कॉस्ट का मैंने यहाँ पे लिख लिया कि हाँ मुझे पता है कि 3000 की मेरी लैंड है। डे 2 डे 3 डे 4 डे 2 डे 3 में मैंने ये कर दिया। डे 4 डे 5 में मैंने मटेरियल कॉस्ट क्या है स्टैंडर्ड उसके बारे में लिखा। फिर बाद में क्या लेबर कॉस्ट है, क्या एक्सकेवेटर कंक्रीट मिक्सर इसका पर डे रेंटल कॉस्ट है वो लिखा। डे 6 में मैंने बाकी के क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन में एम्प्लॉयज का क्या कॉस्ट रहेगा, लेबर का क्या कॉस्ट रहेगा, ये सारी चीजें लिखी। लोन ले रहा हो तो लोन किस इंटरेस्ट पे आएगा वगैरह। और डे 7 में ये सारी चीजों को कंप्लीट करो ऑन अ डमी डेटा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं सिर्फ एक नंबर्स लिख रहा हूँ, उसको मैं डिटेलिंग, उसका मैं जस्टिफिकेशन इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बनाऊंगा मेरे मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 2 में मैं हर चीज के बारे में डिटेलिंग करूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लैंड कॉस्ट, तो मुझे पता है कि पुणे में लैंड मैंने कहा लिया है, रिक्वायरमेंट क्या है, पीएम पुणे का लैंड पीएमसी में आता है, वहां पे कॉस्ट क्या है, वहां पे कितना एफएसआई है, वहां पे एवरेज कॉस्टिंग क्या है, ये सारी डिटेलिंग मैं अपने मॉड्यूल 2 में, जो मुझे 1 मंथ का टाइम मिला है वहां पे मैं डिटेलिंग करूंगा। बट डे 7 में मैं ये एक एस्टिमेटेड मैंने एक एक्सेल शीट बना दी, उसी के बेसिस पे नीचे एक पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ गया कि मुझे एक्चुअल कॉस्ट क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, और उसी के बेसिस पे मुझे एक प्रोजेक्ट डिटेल आ गया। अभी मैंने फिलहाल जो मेरा 1.5 साल का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, यानी जैसे कि दिसंबर 2026 में मैंने स्टार्ट किया है, 1.5 साल के हिसाब से मैं ये अगस्त 2024 में अगस्त 2026 में मैं ये डिलीवर कर रहा हूँ, यानी 1.5 साल के टाइम। तो मुझे ये समझे कि मेरा 4326 जा रहा है, और 6490, मैं 6400 के हिसाब से मैं बेचना चाहता हूँ, 500 के हिसाब से बेचना चाहता हूँ। तो मुझे पता है कि मेरा टोटल 66 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। अभी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट मेरा है 20 करोड़ 38 लाख। मैं ये सोच रहा हूँ कि चलो 38 लाख है ऊपर का, और 62 लाख में ये कंसिडर कर दो कि एक मिसलेनियस कॉस्ट आएगा सब होने के बाद में, तो ये हो गया 6,20,000, 62 लाख। तो मेरा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हुआ 21 करोड़ का मोटा मोटा। अभी टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 66 लाख, तो टोटल प्रॉफिट स्लैश लॉस जब पॉजिटिव में तो प्रॉफिट है 45 करोड़ 43,030 45 करोड़ 43 लाख 30,975, ये मेरा हो गया प्रॉफिट। बट गवर्नमेंट क्या कहती है, प्रॉफिट पे आप मुझे टैक्स दे दो। तो मान लो एज फ्रॉम द बिजनेस परस्पेक्टिव अगर मुझे 18% एप्लीकेबल है, ठीक है, तो मुझे 88 करोड़ 17 लाख तो मुझे टैक्स देना होगा। तो मेरा नेट प्रॉफिट हुआ 3 करोड़ 72 लाख। अभी प्रोजेक्ट मार्जिन मेरे नेट प्रॉफिट पे हो गया दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो मुझे समझा कि 56% मुझे नेट रिटर्न आया है, यानी सब काट छाट के सबको देने के बाद। तो मुझे ये पता है कि अगर मेरा 1.5 ईयर्स के लिए 56% यानी 56 डिवाइडेड बाय 1.5, तो मुझे ये पता है पर ईयर का मुझे कितना एवरेज रिटर्न आ रहा है, दैट इज 37% पर ईयर। ये रेट पे मैंने प्रोजेक्ट बनाया, तो मुझे यहाँ पे मैं डिसीजन ले रहा हूँ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कि यस, इन्वेस्टिंग इन लैंड वुड हैव गिवन मी 12% रिटर्न, बट क्रिएटिंग अ लैंड एंड सेलिंग इट would have given me an estimated return of 30 to 37% in a duration of 1.5 year, जिसमें पर ईयर के हिसाब से है। ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ये। तो यही तो हमें समझना है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो आपका डे 6 डे 7 इसी के रिलेटेड है। अभी फिर से एक आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू देता हूँ। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आपको जब इनको समझाना है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को ये दिमाग में रखो कि भाई आपको बाहर निकलना है, आपके लिए आपकी डिग्री से ज्यादा ये एक्सेल शीट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एक्सेल शीट आप किसी भी एक इंजीनियर के पास जाओ, किसी भी एक कॉन्ट्रैक्टर के पास जाओ, उसको आप सिर्फ बताओ कि आपका एरिया का नाम बताओ, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, उस एरिया के हिसाब से एक एस्टिमेटेड वहां के कॉस्ट के हिसाब से अगर आपने ये सारे वैल्यूज डाल दिए उसके कंसिडरेशन के हिसाब से, आप उसको एक एग्जैक्टली बता सकते हो कि आपका मोटा मोटा एक प्रोजेक्ट पे कितना रिटर्न आ सकता है। और जब उस बंदे को ये चीज पता है तो उसको पता है कि आप में कुछ बात है, एंड देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि वो आपको जॉब मिल सकता है, क्योंकि ये किसी को नहीं आता। लिटरली ये किसी को नहीं आता, कॉलेज में सिखाया जाता है बट कोई घंटा करता नहीं है। और यही सेम चीज आप जब एक पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो,
यानी ये कम से कम 100 पेजेस की रहेगी, जिसमें डेटा रहेगा, चार्ट्स रहेंगे, ग्राफ्स रहेंगे, रियल टाइम एनालिसिस रहेगा। और यही सेम चीज आपके आपके फाइनल ईयर की रिपोर्ट में बनाओगे, जो कि आपका एक सब्जेक्ट रहता है। फोर्थ ईयर के एंड में आपका एक पूरा सब्जेक्ट आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। तो आप जो कॉपी पेस्ट करते हो बाहर के इससे, उससे अच्छा आप बना दीजिए, क्योंकि आपकी जो फाइनल वाइवा रहेगी उसमें यही पूछा जाएगा कि आपने किया क्या है। तब आप बता सकते हो कि सर देखो, मैंने एक एक्चुअल में वर्चुअल प्रोजेक्ट बनाया है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, स्क्रैच से लेके एंड तक एक बिल्डिंग बने। ये हो गई एक बिल्डिंग की बात। वैसे ही आप 10 बिल्डिंग का बना सकते हो, टाउनशिप बना सकते हो, स्टैंड अलोन बिल्डिंग बना सकते हो, विला बना सकते हो, होटल बना सकते हो, ये सारी चीजें हो सकती है। इसी को कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और यही सेम चीज अगर आपने सही से किया, ये आपका रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश होगा किस पे? फंड्स रिसर्च पे। यानी आपको एक ऑथर का टैग मिल रहा है, आपका रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हो रहा है, यानी आप एक सेट अपार्ट हो रहे हैं। यानी इस बंदे ने अपने फाइनल ईयर में रिसर्च भी किया, रिपोर्ट भी बनाया, और वो आर्टिकल, उसका रिपोर्ट पब्लिश हो चुका है। सो द एंड गोल ऑफ दिस इंटर्नशिप क्या है? आपको एक बेटर जॉब मिले, राइट? इसी के लिए तो इंटर्नशिप कर रहे हो। लर्निंग विद सम एग्जीक्यूशन। लर्निंग तो 4 साल से कर ही रहे हो ना कॉलेज में, उससे क्या उखाड़ लिया? इंटर्नशिप का मकसद क्या था? लर्निंग विद एप्लीकेशन। यहाँ पे कोई एक डमी डेटा वाला लर्निंग नहीं है। एक्चुअल में अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आप दिल्ली के एरिया का ही निकालोगे, अगर आप चेन्नई रह रहे हो तो चेन्नई के एरिया का ही निकालोगे। और ये सारी चीजें आपका वेरीफाई होगा, आपका जस्टिफाई होगा, कुछ भी एक नंबर डाल के नहीं होने वाला है। उसी बेसिस पे तो आपको रिसर्च रिपोर्ट मिलेगा, राइट? और उसी के लिए आप बेसिक्स ऑफ फाइनेंस एंड बेसिक्स ऑफ फंड्स ऑडिट समझ लो। तो आपका फंड्स ऑडिट क्या है? अगर 18 से 25 अकाउंट आप ओपन कर रहे हो, तो ये नॉलेज जो आपको दिया जा रहा है उसी इसी के बदले है ना। फ्री में तो कोई नॉलेज नहीं देगा ना। टारगेट क्या है आपका? 18 से 25 अकाउंट। बट उस 18 से 25 अकाउंट के बेसिस पे आपको एक एक्चुअल में प्रोजेक्ट बनाने का मौका मिल रहा है। आपका इंजीनियरिंग, टेक्निकल प्लस मैनेजमेंट बहुत कोलैबोरेशन हो रहा है, प्लस आपको फ्यूचर जॉब गारंटी भी है। हम जॉब नहीं दे रहे, आपका ये रिपोर्ट ही आपको जॉब देगा, आपका ये स्किल सेट ही आपको जॉब देगा, आपका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट ही आपको जॉब देगा। वी आर नॉट एनी जॉब कंपनी के हम आपको प्रोवाइड करें। अगर आप बेटर कर रहे हो तो आप हमारी कंपनी में होगे, बट वही ना, बेटर इन टर्म्स ऑफ योर वर्क एंड क्वालिटी। तो दिस इज व्हाट ऑल इट इज अबाउट सिविल। यानी हमने आज सिर्फ ये नहीं, पिछले 7 दिन में हमको एक एस्टिमेट आ गया कि मान लो अगर मुझे एक बिल्डिंग बनाना है, वो कोई एरे गेरे नत्थु खेरे का काम नहीं है। उसके लिए क्या लगता है क्या नहीं लगता, क्योंकि हम लोग एक जनरल एस्टिमेट करते हैं ना। अरे यार ये बिल्डिंग है, हाँ कितना लगा रहेगा? 2 करोड़ लगा रहेगा। और इसमें कितने फ्लैट बने? 20 फ्लैट बने हैं। तो यानी हर फ्लैट कितना? 50 लाख पे बेचा है, तो 20 × 50 लाख 10 करोड़। अरे यार 2 करोड़ में बनाया, 10 करोड़ में बेचा, 8 करोड़ का कोर प्रॉफिट। ये लेमैन इंसान का नॉलेज रहता है, बट उसको पता ही नहीं है 2 करोड़ में बनता नहीं है। फिर वो 8 करोड़ पे टैक्स जाता है, टैक्स जाने के बाद में इंटरेस्ट डिडक्शंस ये वो, नेट कितना हाथ में आता है, कितने साल तक ये प्रोजेक्ट चला, 5 साल तक चला तो हर साल कितना प्रॉफिट आया क्या नहीं। यही तो फर्क है एक लेमैन इंसान में और एक प्रोजेक्ट मैनेजर में। योर प्रोजेक्ट मैनेजर मीन्स अ पर्सन हु स्पीक्स ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड नॉलेज। ठीक है? तो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज व्हाट your day 1 to day 7 was all about. With that, I end. Thank you.